हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में शानदार तरीके से व्यस्त होंगे। एक बार जोरदार तरीके से थम्स अप लगा के बताइएगा अगर ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर आ रही होगी। तो हम आज बात करने वाले हैं 5 वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में जो कि आपके एग्जाम में, आपकी परीक्षा में हर बार 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 पूछे जाते हैं। तो एक जोरदार थम्स अप लगाइएगा और बहुत बढ़िया तरीके से बताइएगा कि कैसा आ रहा है और क्या आप लोग पूरी तैयारी में जुट चुके हैं, कितनी तैयार हो चुकी है आप लोगों की फिजिक्स और साइंस का सब्जेक्ट। एक बार जोरदार तरीके से बताइएगा सब लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। गेमर राजीव महकर, तनु पटेल जी, किरण कुमारी जी, अधिराज जी, बहुत बढ़िया, वाह मेरे शेरों। तो आगाज कर चुके हैं हम लोग एक बेहद ही शानदार से सेशन का। और इस शानदार से सेशन में आज 5 ऐसे प्रश्न आपको बताने वाला हूं, मुश्किल से 40 से 45 मिनट के अंदर बिल्कुल आपको ऐसे ही लिखना होगा। कितने लोग तैयार हो? एक बार जोरदार थम्स अप लगा दो। कितने लोग तैयार हो? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एकदम 5 ऐसे चुनिंदे प्रश्न जो कि हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और जो 5वां क्वेश्चन कराऊंगा, जो 5वां प्रश्न होगा आपका, वो लाजवाब होगा। लाजवाब का मतलब लाजवाब, मैं कहूंगा कि आप इसको कायदे से समझो, पढ़ो और बिल्कुल हूबहू लिखने का प्रयास करना। एक बार थम्स अप लगा दो तो पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर दें। एक बार थम्स अप लगा दो तो पहले क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर दें। मुश्किल से मुश्किल हम 40 से 45 मिनट लेंगे आपका। एक क्वेश्चन का मतलब 5 मिनट से ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है। पक्की बात? मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, साफ साफ लिखा हुआ है कि 5 महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरी प्रश्न और इस 5 में से एक के आने की संभावना पक्की है। आपको कर 2 गो आता है, एगो करना होता है, तो उसमें से एक आज की क्लास में दे दूंगा। और आप हमें जरा कमेंट करके बताइएगा कि फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर का होता है। फिजिक्स का जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो कितने नंबर का होता है, एक बार कमेंट करके हमको सब लोग बताएंगे। लाइक में कमी नहीं आनी चाहिए, लाइक दबा के ठोकते रहिएगा। ज्यादातर बच्चों का आ रहा है सर 6 नंबर का आता है। बिल्कुल सही जवाब, 6 नंबर का प्रश्न आता है आपके यहाँ फिजिक्स का। और आज की क्लास से मैंने कहा था कि आपको ऐसा जरूर दूंगा कि एकदम कंट्रोल हो जाएगा, एकदम कंट्रोल हो जाएगा। डन? स्टार्ट कर दें, स्टार्ट कर दें। एक बार सेशन को शेयर कर देंगे क्या आप लोग? एक बार सेशन को शेयर कर देंगे क्या आप लोग? है ना? बहुत बढ़िया। तो आइए, सबसे पहला प्रश्न, बिल्कुल देखिए, आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि जितने प्रश्न कराऊंगा आज, पूरे में कम से कम 15 साल में देखा हूं कि ये प्रश्न सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं। इसी से रिलेटेड मैं आपको कराऊंगा केमिस्ट्री के क्वेश्चन और फिर कराऊंगा आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन। तो 5 तिहाई 15 नंबर और एक मिसलेनियस करा दूंगा। टोटल 20 क्वेश्चन कराऊंगा। 20 में से आपके 6, 5, 5 यानी 16 नंबर एकदम मुट्ठी में आ जाएंगे। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, लव यू ऑल। एक बार सेशन को शेयर कर दीजिएगा कि मजा आ जाए हमें भी। चलिए, सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने मैं लेकर के आया हूं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लॉन्ग में, शॉर्ट में पूछेगा तो आप बना लेंगे, लेकिन लॉन्ग में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी तथा रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब को कैसे बनाती है, या दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछेगा लॉन्ग में कि नेत्र की समंजन क्षमता को एक्सप्लेन करिए। बात को समझिएगा। सबसे पहले हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि सर शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, लॉन्ग के लिए नहीं है। आप उठा के देखना, आप उठा करके देखना अपने 10 साल के पेपर को, कम से कम 3 से 4 बार ये प्रश्न पूछा है लॉन्ग में। ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया। जय श्री राम महाकाल जी, अभिराज जी, सभी को जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, वालेकुम अस्सलाम, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ। सर बायोलॉजी का लॉन्ग करा दीजिए। पहले बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट का सेशन ले आएंगे, फिर उसका ऑब्जेक्टिव सेशन आएगा, फिर आपको इस तरह का सेशन दूंगा।
ठीक है, कल फिर प्रयास करूंगा कि अगर तैयार हो जाता है तो कल केमिस्ट्री के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, पक्का। थैंक यू बिट्टू गेमिंग, राज बाबू, आनंद कुमार, अभिषेक जी। तो देखिए आपको इसमें क्या बात लिखनी है, बिल्कुल ऐसे ही लिखना। अच्छा, कितने लोग बिल्कुल ऐसे लिखेंगे जैसे मैं कह रहा हूं? कितने लोग बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैं कह रहा हूं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आपको लिखना क्या है? आपको लिखना क्या है कि जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणें नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं। ध्यान से सुन लो मेरी बात को। अगर मैं तुमको एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास करूं, ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा। सपोज करिए कि ये आपका नेत्र गोलक है, ठीक है, ये आपका नेत्र गोलक है और यहां से दिक् तंत्रिकाएं निकली हुई हैं। जब कोई समांतर किरण इस प्रकार से नेत्र में प्रवेश करती है तो वो कहां पर जाकर के मिलती है? तो फोकस बनता है इसका कहां पर? रेटिना पर। यही बात इन्होंने कही है। अच्छा, क्या कहा है आगे जरा ध्यान से देखिएगा। आगे क्या कहा है? और नेत्र वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है, जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाया गया है। ये किरण आई, ध्यान से देखिएगा, ये किरण आ रही है समांतर, कहां जाके लगी? रेटिना पे। एक किरण ये आई समांतर, कहां जाके लगी? रेटिना पे। डन है, डन है। और इस प्रकार से रेटिना पर प्रतिबिंब बन जाता है। लेकिन ये दूसरी बात आगे कह रहे हैं कि इस स्थिति में क्या होता है कि जो मांसपेशियां होती हैं, आप लोग जरा एक बार मुझे कमेंट करके बताओ, आप लोग कमेंट करके बताओ कि कौन सी मांसपेशियां समायोजन क्षमता के लिए जिम्मेदार होती हैं? कौन सी मांसपेशी समंजन क्षमता के लिए जिम्मेदार होती है? बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आपका, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है। सिलियरी पेशियां या पक्षमाभी पेशियां। उस समय जो ये पक्षमाभी पेशियां होती हैं वो ढीली रहती हैं तथा नेत्र लेंस की फोकस दूरी सबसे अधिक होती है। परंतु जब नेत्र समीप रखी किसी वस्तु को देखने का प्रयास करता है तो मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं, जिससे लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या कम हो जाती है। पहले इतनी थी, जब सिकुड़ेगी तो त्रिज्या कम हो जाएगी। एगो गोला है आपके हाथ में, उसको दबा के कम करिए, सिकुड़ जाएगी। अच्छा, इससे लेंस की फोकस दूरी भी क्या हो जाती है? कम हो जाती है और वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देख पाते हैं। चित्र दूसरा वाला यहां पर दिखाया गया है, ये वाला चित्र, जब इसका साइज थोड़ा सा क्या हो जाए? छोटा हो जाए। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है कि नेत्र की इस प्रकार फोकस दूरी को कम या ज्यादा करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब आपको उठा करके एक पेज में बढ़िया से ये वाला फिगर बना देना है। ये वाला फिगर बिल्कुल कन्हैया कुमार जी, ये वाला चित्र बना दीजिएगा। ठीक है, अब आगे आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना है। नेत्र का दूर बिंदु और दूर बिंदु क्या होता है, निकट बिंदु क्या होता है, उसके लिए इन दोनों स्थितियों को इस प्रकार से भी समझा जा सकता है क्या कि नेत्र का निकट दूर बिंदु, हम जैसे जैसे अधिक से अधिक निकट की वस्तु को देखते हैं वैसे वैसे अधिक समंजन क्षमता लगानी पड़ती है, परंतु समंजन क्षमता की अपनी एक सीमा होती है। यदि वस्तु को नेत्र के अधिक निकट लाया जाए तो वस्तु दिखाई देना बंद हो जाती है। तब वह निकटतम बिंदु जहां से नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख लेती है उसका निकट बिंदु कहलाता है। इसको जरा समझने का प्रयास करिएगा। मैंने कहा मेरा हाथ है, यहां मैंने रखा, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम पास करते हैं, पास करते हैं, पास करते हैं, एकदम अखिया के पास सटा देंगे ना तो अब वो कायदे से दिखाई नहीं देगा। क्यों? उसमें ब्लरनेस आ जाएगी, आपके सर में दर्द होने लगेगा, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगेगा। और अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो जिस बिंदु तक प्रॉब्लम ना आए, मान लो यहां तक किए कोई समस्या नहीं है, यहां तक किए थोड़ा थोड़ा दर्द स्टार्ट हो गया, थोड़ा पीछे कर लें, अच्छा अब ठीक दिख रहा है, तो इतना दूर जो होता है यही क्या कहलाता है? उसका निकट बिंदु कहलाता है। और सब लोग बताना कि ये निकट बिंदु कितना होता है, तो आप कहोगे साहब ये होता है कितना? 25 सेंटीमीटर। वो यहां पर लिखा है,
दूर बिंदु क्या होता है? जहां तक आंख देख सकती है वही उसका क्या कहलाता है? दूर बिंदु। तो ये बातें आप बताएंगे। और दूर बिंदु कहां होता है? दूर बिंदु कहां होता है? तो आप बताओगे अनंत पर होता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ओम के नियम का सत्यापन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध क्या है, और ओम के नियम का सत्यापन आप किस प्रकार से करेंगे। प्रतिरोध के बारे में पूछेगा और ओम के नियम के सत्यापन के बारे में पूछेगा। एक बार शेयर करिएगा और बताइएगा हमें, एक बार शेयर करिएगा और बताइएगा हमें, क्या ये कई बार पूछा है? क्या ये आपसे कई बार पूछा है? क्या सब लोग बताएंगे? बिल्कुल। मैं कहता हूं ना कि अगर आप पेपर को उठाएंगे, अगर आप 10 साल के पेपर को उठाइएगा तो कम से कम 4 से 5 बार पूछा है, यानी इसके आने का चांस 50% है। उसमें भी आउट कर दिए, उसमें भी आउट कर दिए, है ना। एक बार जोरदार तरीका से शेयर करिएगा तो मजा आएगा, है ना। एक जोरदार तरीका से शेयर करिएगा तो और मजा आएगा। बहुत बढ़िया। अब आपको बताना है बारी बारी से सारी बातें कि प्रतिरोध क्या है। तो आप पहले प्रतिरोध की परिभाषा लिखेंगे। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो बहने वाली धारा का क्या करता है? विरोध करता है, रुकावट पैदा करता है। पहला चीज तो ये बताएंगे आप। दूसरा कि किस चीज पर निर्भर करता है प्रतिरोध, तो आपको बार बार बताया गया है लंबाई पर चालक की, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, और चालक किस प्रकृति का है इस पर निर्भर करता है। ठीक है। अगली बात ओम के नियम के बारे में। ओम ने क्या नियम बताया था? आप ओम का नियम लिखेंगे। ओम ने बताया था कि अगर किसी चालक तार से बहने वाली धारा है कोई, अगर किसी चालक तार से बहने वाली धारा है और उन दोनों के बीच में उत्पन्न होने वाला विभवांतर है आपस में समानुपाती होता है, यानी कि हम इसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि जो भी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आई के। और इस प्रकार से हम इसमें अगर एक स्टेप और बढ़ा दें तो ये बन जाता है आपका V बराबर R इंटू आई। ठीक है। अगर हम यहां से R का मान निकाल लें, अगला यहां पे आप करिएगा, R का मान निकाल लें तो ये बनेगा क्या? V बटे आई। पूछा जाए इसमें R क्या है तो आप कहेंगे R चालक का प्रतिरोध है, R चालक का प्रतिरोध है। ठीक है साहब। उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आ जाएगा ओम के नियम का सत्यापन। ऐसे हेडिंग लगाएंगे आप, ऐसे आप हेडिंग लगाएंगे और बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम में लिखिएगा हूबहू। अगर आप टिप के चले आए, जिसको रटना है रट लो, जिसको समझना है समझ लो, लेकिन 6 नंबर यहां देगा मतलब देगा। पक्की बात है, पक्की बात है। चलिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है? आवश्यक सामग्री क्या क्या जरूरी है इसमें? एक अमीटर चाहिए, एक वोल्टामीटर चाहिए, प्रतिरोध चाहिए, बैटरी चाहिए, स्विच चाहिए और संयोजी तार चाहिए। ये सारी चीजें लेकर के इस प्रकार से इसको उपकरण को सेट कर दिया जाता है। आप ये फिगर भी बना देंगे। ये कुंजी हो गई, इस प्रकार से फिगर को उठा करके बना दीजिएगा। यहाँ पे ये आर प्रतिरोध हो गया, ठीक है। और यहाँ पर ऊपर की ओर वोल्टामीटर को जोड़ दीजिएगा, यहाँ पर एक अमीटर को जोड़ दीजिएगा, ये फिगर बना दीजिएगा। संयोजन सभी को उठा करके श्रेणी क्रम में, लेकिन वोल्टामीटर को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। अब क्रियाविधि, क्रियाविधि का मतलब एक नियत माने कुछ अमाउंट की धारा को जब इसमें प्रवाहित किया जाता है, तब इसमें जो बहने वाली धारा है और जितना विभव इसमें दिखाएगा मीटर में, इन दोनों का रेजिस्टेंस इस सूत्र से निकाल लेते हैं। R बराबर V बटे I से इसकी गणना कर लेते हैं, वो लिखा है। और ये गणना करने की क्रिया कम से कम कितनी बार दोहराई जाए? ये गणना करने की क्रिया कम से कम 3 बार दोहराई जाती है। और 3 बार दोहराने के बाद इसमें हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि पहली बार हमने
4 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया, उस समय पर मान लेते हैं कि इसमें 8 का जो है विभव दिख रहा है, 8 का विभवांतर दिख रहा है, तो R अगर हम यहां से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 2 ओम निकलेगा। दोबारा, ये पहला उदाहरण था। दूसरा एक्सपेरिमेंट किए हम R निकालने के लिए, तो मान लिया हमने कि हमने उसमें 8 एम्पियर की धारा प्रवाहित किया, उस समय ये मीटर दिखा रहा है 16 का, कटाएंगे तब फिर क्या आ जाएगा, 2 ओम। तीसरी बार हमने किए तो फिर से R की गणना करनी है। मान लेते हैं कि अगली बार हमने उसको 12 वोल्ट का विभव दिया, 12 एम्पियर का विद्युत दिया, और उस समय पे 24 का विभवांतर दिखा, 24 वोल्ट का, कटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 12 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से हर बार R का मान क्या है, इसको कह दो R1, इसको कह दो R2, इसको कह दो R3। हर बार R का मान क्या आ रहा है, R का मान हर बार क्या आ रहा है सर, समान आ रहा है। और इस प्रकार से ओम के नियम की पुष्टि हो जाती है। डन। चलिए, ये 3 एग्जाम्पल देने के बाद आप तुरंत आ जाएंगे निष्कर्ष पे। उपरोक्त आंकड़ों से पता चलता है कि प्रत्येक बार R का मान समान रहता है। यही ओम के नियम की पुष्टि है, ओम के नियम का सत्यापन है। डन। बस इतनी बात आपको करनी है। फिर अगर आपको ग्राफ लिखना है तो ये प्लस पॉइंट बताएगा कि जब V और I में ग्राफ खींचा जाता है तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, जो कि ओम के नियम का सत्यापन करती है। तुरंत एग्जामिनर 6 नंबर देगा। पक्का हो गया क्या? सब लोग बताएंगे। डन। हाँ, कैसे याद होगा? याद करने के लिए नहीं हमने बोला है, हमने कुछ नहीं बोला है याद करने के लिए। हमने सीधा आपको बोला है कि सबसे पहले प्रतिरोध को याद करना है, प्रतिरोध की परिभाषा लिखिए और R का मान निकाल लीजिए। दूसरा हमने कहा कि सत्यापन में आपको सब चीज को, इक्विपमेंट को सजा लेना है और सबको उठा के श्रेणी में जोड़िए, वोल्टामीटर को समांतर में जोड़िए। फिर उदाहरण लेकर के इसको 3 बार दिखा दीजिए, ग्राफ खींच दीजिए, हो गया। स्टेप याद रखेंगे ना तो हो जाएगा। कितने लोग कर लेंगे? पीडीएफ जाएगा, मैं दूंगा। ज्यादातर बच्चों के पास पीडीएफ पहुंच जाता है। सब लोग बोलेंगे क्या इस स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं? इस स्टेप को फॉलो करके कर सकते हैं, यस या नो? बहुत बढ़िया। देखिए, अगर 6 नंबर लेना है, अगर वास्तव में जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। अभी नहीं तो कभी नहीं। आज के दिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा, अपने माता पिता के लिए करना पड़ेगा, अपने गुरुजनों के लिए करना पड़ेगा, हमारे लिए करना पड़ेगा, खुद के लिए करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाएं। सब केहू बोली। ये क्वेश्चन तैयार हो गया है सर, वाह। कितने लोगों को तैयार हो गया? तनी एक बार थम्स अप मार दो जोरदार तरीका से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बाबू, इसलिए हम ले आया हूं। हमको ऐसा खुद के लिए फील हुआ, मुझे पर्सनल ऐसा लगा कि आप लोगों को ये देना चाहिए, तब मैं ले आया हूं। डन है? कंफर्म मामा जी? ओके, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाएगा। R और F में संबंध। कितने लोग इस प्रश्न को बना लेते हैं? मैंने इसको कई बार मैनी टाइम्स कराया है मैंने आप लोगों को। अभी जिस दिन कंप्लीट फिजिक्स लेके आए थे ना, उस दिन भी इसको हम कराए थे, जहां तक हमको याद है ना। जो बच्चा कह रहा है सर एक बार और, बाबू ये बताओ, हमने आपसे 45 मिनट का वादा किया है, बार बार वही कराएंगे तो कितना देर में होगा? आप ऐसा करिएगा, जैसे क्लास खत्म होगा एक बार वीडियो को और देख लीजिएगा। पक्का? डन है? बढ़ जाइए आगे। ओके, बहुत बढ़िया। तो R और F में संबंध निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको
बताना होगा कि मान लेते हैं कि यहां पर कोई हमारा एक अवतल दर्पण है, ये हमारा एक अवतल दर्पण है जिसका द्वारक यम यम डैश है, यम यम डैश है। ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, मुख्य अक्ष है। पहले फिगर को बनाना सीखिए। ये इसका क्या है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, ठीक है। अब अगर ये मुख्य अक्ष है तो इसमें कोई बिंदु C होगा, कोई बिंदु C होगा, कोई बिंदु इसमें C होगा। हमने मान लिया कि यहां पर एक बिंदु है जो C है, यहां पर एक बिंदु है जो F है। ठीक है। अच्छा, अब हमने कहा कि समांतर कोई किरण चल रही है। ध्यान से देखिएगा, कोई किरण समांतर यहां से चल रही है, तो आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जो समांतर चलने वाली किरण होती है वो टकराने के बाद कहां से जाती है, वो टकराने के बाद कहां से होके जाती है। सब लोग बताएंगे इस चीज को, सब लोग बताएंगे इस चीज को, कहां से होकर जाती है, कहां से होकर जाती है। सब लोग देखो, जितनी बार बोलोगे उतना ही याद होगा। हाँ, डीएलएस का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। थैंक यू। चलिए अगला एक और किरण ले लेते हैं जो इस मुख्य अक्ष पे ही स्थित है और मुख्य अक्ष के संपाती है, तो ये किरण इसी दिशा में क्या कर जाएगी, वापस आ जाएगी। ठीक है साहब, किस बिंदु पे कट रहा है, यहां पर। चलिए ये बात तो समझ में आ गई। एक लाइन और खींचते हैं हम जो कि C से इस पॉइंट को मिलाएगी। ये बिंदु हमने मान लिया A, ये बिंदु हमने मान लिया B, और B और C को मिला दीजिए, B और C को मिला दीजिए। ध्यान से देखिएगा, ये हमने B और C को मिला दिया, B और C को मिला दिया। ठीक है, ठीक है। जैसे ही B और C को मिलाया, आपके सामने तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि ये वाला कोण I होता है और ये वाला कोण क्या होता है, R होता है। अब इसी चीज को यहां पर लिखा हुआ है, अब इसी चीज को यहां पर लिखा है कि माना यम यम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, त्रिज्या R, यहां से यहां की दूरी R, फोकस दूरी F, यहां से यहां की दूरी F है। ठीक है। ए बी किरण, ये A किरण है, ये B किरण है। ए बी किरण मुख्य अक्ष के समांतर है, इस अक्ष के समांतर ये किरण है। बिंदु B पर आपतित हुई और F से निकल गई, B पर आपतित हुई, F से निकल गई। किरण CP लिया जो मुख्य अक्ष के संपाती है, और इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करेंगे तो निकलेगा क्या कि दोनों परावर्तित किरणें, मतलब ये लाल वाली किरण और जो ये रेड वाली किरण इधर से इधर जा रही है संपाती वाली, वो दोनों ही F बिंदु पर मिलती हैं। बिंदु C और B को मिला दिया, जो ब्लैक वाला हमने मिलाया है, और इससे निकला क्या कि बिंदु दर्पण CB यम यम डैश के बिंदु B पर क्या है, अभिलंब है ये वाली किरण। उसके बाद हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया है डायग्राम के साथ, और यही आपको कर लेना है। बिल्कुल ऐसा ही लिखेंगे आप, एकदम डिट्टो अपने हाथ से लिख करके दे रहा हूं। पक्का, पक्का, बहुत बढ़िया। उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आपको लिख देना है कि मान रखने पे क्या मिला कि जो FP है वो बराबर हो जाएगा किसके, CP/2 के, और इस प्रकार से हम रखेंगे तो ये निकलेगा R/2। डन। तो बिल्कुल आप ऐसे ही इसको करेंगे। ये प्रश्न तैयार है सर, बहुत बढ़िया। बिल्कुल अंकित कुमार जी, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन पैटर्न यही रखिएगा, है ना। विष्णु व्लॉग, चप्पल कुमारी कर लेंगे मामा, ओके। हर्षिता यादव जी, ओके। क्वीन रोशनी, निशांत, विवान 100% कन्फर्म है, बहुत बढ़िया। ये प्रश्न तैयार है, रोहित कुमार जी कह रहे हैं। सरफराज आलम पक्का। अरे इस प्रकार से अगर तुम लोग सही में लिखोगे ना तो बिल्कुल मुझे खुशी मिलेगी। डन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए और लेकर के आया हूं, अगर आप लोग ध्यान से देख लें तो। कौन सा क्वेश्चन है साहब, कौन सा क्वेश्चन है साहब? इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिरोध के संयोजन में दो क्वेश्चन बनता है, एक बनता है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन और एक बनता है समांतर क्रम संयोजन।
श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। यहां पर श्रेणी क्रम का सारा कुछ लिखा है, यहां पे सारा कुछ आपको श्रेणी क्रम का लिखा हुआ है। बिल्कुल आप इसी पैटर्न पर उठा लीजिएगा और उठा करके एक फिगर जरूर बना दीजिएगा। जब तक फिगर नहीं बनाएंगे ये क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाएगा, ये बात मैं आपको बता दे। जब तक आप फिगर नहीं बनाएंगे ये प्रश्न पूरा नहीं माना जाएगा। ठीक है साहब, बात समझ गए मेरी आप लोग, बात समझ गए मेरी आप लोग। डन है, दोनों कंप्लीट है सर, बहुत बढ़िया। तो इसको भी कंप्लीट कर लो मेरे राजा। आ जाओ, क्या कहता है देखो कि जब प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा होता है तो इसमें प्रतिरोधकों को इस प्रकार क्रमशः जोड़ा जाता है कि किसी प्रतिरोधक का दूसरा सिरा अगले प्रतिरोधक के पहले सिरे से संबंधित रहे। प्रतिरोधक का एक प्रतिरोध ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ठीक है। और इसका जो पहला सिरा है ये वाला दूसरे का पहला और इसका आखिरी सिरा आपस में जुड़ा रहे, इसका अगला सिरा इसके पहले सिरे से जुड़ा रहे, इस प्रकार से इसको जोड़ना है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, इस प्रकार के संयोजन में धारा के लिए केवल एक ही मार्ग रहता है। मतलब क्या है, यहां से जो बहने वाली धारा आई है, यहां से आई धारा गई, यहां से आई धारा गई और बिल्कुल ये आई धारा यहां से क्या कर जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, यानी धारा का मान क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, धारा का मान समान रहता है। माना प्रतिरोध कौन कौन से हैं, R1, R2, R3 परस्पर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तथा I धारा प्रवाहित हो रही है। इन प्रतिरोधकों के लिए सिरों के बीच जो विभवांतर है वो V1, V2 और V3 है। मान लेते हैं यहां पर V1 विभवांतर है, यहां पर V1 विभवांतर है, यहां पर V2 विभवांतर है और यहां से यहां तक V3 विभवांतर है। ठीक है, चलिए आगे क्या कह रहा है, आगे क्या कह रहा है, तो इस प्रकार से अगर हम V का मान निकालें, इस प्रकार से अगर हम V का मान निकालेंगे तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। सर कैसे आया मुझे नहीं पता, आओ दिखाते हैं। हम एक सूत्र जानते हैं ना कि R बराबर क्या होता है, V बटे I। तो यहां से एक सूत्र हमने निकाल लिया कि जो R होगा, अच्छा V होगा वो RI के बराबर होगा, V होगा वो RI के बराबर होगा। हमने V1 का मान निकालना है तो V1 के साथ क्या संबंध है, I का R1 के साथ, तो वही हमने लिख दिया IR1। फिर अगर V2 को देखेंगे तो I धारा तो आ ही रही है लेकिन रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध R2 है तो IR2 लिख दिया। उसी प्रकार से V3 बराबर IR3 लिख दिया। टोटल भी निकालेंगे तो इस भी को, इस भी को, इस भी को उठा के जोड़ दीजिए तो यहाँ पे टोटल भी आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3। वही लिखा है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 का मान क्या था, IR1 रख दिया, V2 का मान था IR2 रख दिया, V3 का मान था IR3। अगले स्टेप में आप करेंगे, इसमें भी I है, इसमें भी I है, इसमें भी I है, तीनों में I कॉमन है तो I को बाहर निकाल लिया, क्या बचा R1, R2, R3। डन। अब आगे लिखा है कि यदि R1, R2 और R3 का जो टोटल प्रतिरोध है वो R है तो इस हिसाब से V बराबर क्या बनेगा, IR। और अब उठा करके वैल्यू पुट कर दीजिए, V इज इक्वल टू IR। तो V का मान कितना है IR, वो रख दिया। आगे टोटल V1 कितना निकला था, ये वाला हमारा, वो हमने रख दिया। I से I को कैंसिल आउट करा दिया तो यहां बचा R, यहां बचा R1 प्लस R2 प्लस R3 और यही इसका तुल्य प्रतिरोध है। इति सिद्धम, गणित में पढ़ते हैं ना आप लोग, इति सिद्धम। डन, ये भी हो जाएगा। बताओ ये भी हो जाएगा क्या, सरफराज आलम, सृजल कौशिक, देवेंद्र जी, हर्षिता, उज्जवल पासवान, बहुत बढ़िया, गोपालगंज से बिल्कुल, क्वीन रोहिणी, समा परवीन जी, रोहित कुमार, बिल्कुल बिल्कुल, उज्जवल पासवान, अनैना, बहुत बढ़िया, ठीक है, चप्पल जी, हर्षिता, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी प्रश्न के ऊपर और ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
और ये प्रश्न सदाबहार तरीके से आपसे पूछा जाएगा। एक चित्र द्वारा विद्युत मोटर की क्रियाविधि और सिद्धांत को समझाइए। कितने लोगों ने इस प्रश्न को बार बार देखा है? कितने लोगों ने इस प्रश्न को बार बार देखा है? सब लोग बताएंगे, सब लोग बताएंगे। गुड, वेरी गुड। माने कितने लोग कर लेंगे? क्या अगर इसको होमवर्क दे दूं तो कर लोगे आप लोग? अगर मैं इसको होमवर्क दे दूं तो कर लोगे आप लोग? एक बात बता दें, एक बात बोल दें, ये जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात आपसे मैं ये कहना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को आप 10वीं के बाद 11वीं 12वीं नहीं पढ़ना है, ठीक है? हाँ, 12वीं में पढ़ेंगे तो वहां पर आपको इसका उतना यूज नहीं दिखेगा। लेकिन मैं ये आपसे वादा करता हूं कि सिर्फ और सिर्फ 10वीं में इसको लिखने के पर्पज से करो और जैसा दिया है बिल्कुल वैसा याद कर लो। जैसा दिया है वैसा याद कर लो। एक बच्चे का बार बार डाउट आ रहा है, एक बच्चे का बार बार डाउट आ रहा है कि सर दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। सर दर्पण सूत्र इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहता कि नहीं है, इसलिए इसको नहीं करा रहा हूं। रीजन है कि मुझे टोटल 5 वेरी इंपॉर्टेंट लेके आने थे और जितने लेके आया हूं वेरी इंपॉर्टेंट लेकर आया हूं, जो एग्जाम में आएगा, जो एग्जाम में आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वैसे तो ओजोन वाला भी क्वेश्चन आपके लिए कई बार देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन उनमें से जो मुझे लगा, मैंने पहले ही कहा ना, जो मुझे लगा कि वेरी इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको दिया है। और जिसको दर्पण सूत्र वाला करना होगा उसके लिए मैं फिर से कहता हूं, मैंने कहा ना कि 5 3 करके 3 सेगमेंट ले आऊंगा और चौथे वाले में इसको रखूंगा। डन? समझ गए मेरी बात को? समझ गए मेरी बात को? डन? चप्पल कुमारी जी, वो क्वेश्चन मैंने इस दिन के लास्ट क्लास के लिए सेट कर रखा है, उसकी भी सेटिंग मैंने कर रखी है। वहां पे जूल का ऊष्मीय नियम कराएंगे, बता दे रहे हैं। दर्पण सूत्र को एक बार और कराएंगे, ठीक है? तो वो कुछ क्वेश्चन चुनिंदे हैं जो उस सेगमेंट के लिए रखे हैं मैंने। डन है? डन है? अब आप हमसे कहेंगे सर ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं, ये वाला इंपॉर्टेंट। आपको जो लगता है सब इंपॉर्टेंट है, आप सब पढ़ो, लेकिन जो मुझे 5 वेरी इंपॉर्टेंट लगे वो मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। अब अगली जो क्लास होगी उसमें 5 केमिस्ट्री के वेरी इंपॉर्टेंट लेके आऊंगा। डन है? डन है? ओके, चलिए। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बनाइएगा और ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। कितने लोग कहते हैं कि इसको मैं छोड़ दूं? आप लोग बना लेंगे। कितने लोग कहते हैं कि आप लोगों के लिए छोड़ दूं? आप लोग बना लेंगे। कितने लोग इस बात को मानते हैं कि आप लोगों के लिए छोड़ दूं? आप लोग बना लेंगे। डन करके बताइएगा जल्दी जल्दी। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आना कोई दो ही है, आना कोई दो ही है ना? आना कोई दो ही है। पढ़ते रहिए आप जितना पढ़ सकते हैं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये रहा सेगमेंट आज का आप लोगों का, ये सेगमेंट रहा। और फिर भी मैं इसको पीडीएफ में आप लोगों को दे दूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को सिर्फ यही डिमांड होगी, सिर्फ यही डिमांड होगी कि सर दे जरूर दीजिएगा। मैं कहता हूं ले लो, ले लो, है ना? डन है? पक्का बढ़ जाए आगे। हाँ, इसके बाद विद्युत जनित्र, इसी के सहारे आप लोगों को लिखना रहेगा। चलिए, तो आपको ये सिद्धांत बताया गया है कि यह विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के सिद्धांत पर कार्य करता है, और उसमें जब कुंडली बहती है तो उस पर एक बल आघूर्ण करता है, काम करता है, जो उसको घुमाने का काम करता है। इसकी दिशा जो है वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से निकाली जाती है। फिर मैंने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिख दिया है।
आप लोगों को बताने के लिए ये फिगर लगा दिया है। उसके बाद बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो दो चुंबक होते हैं, जिसमें से एक नॉर्थ ध्रुव का होता है, एक साउथ ध्रुव का होता है, जिसे क्षेत्र चुंबक कहते हैं। आर्मेचर क्या है? आर्मेचर को शॉर्ट में भी पूछा जाता है। आर्मेचर को देखिएगा, विभक्त वलय का यूज, फिर ब्रुश के बारे में पूछेगा, ब्रुश बताएंगे, फिर क्रियाविधि बताएंगे, उसके बाद बड़ा सा एक फिगर बना दीजिएगा। मेरी मानिएगा, मैं बार बार कहता हूं कि जो फिगर बनाइएगा वो क्रियाविधि के जस्ट पहले बनेगा। मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्रियाविधि के पहले फिगर बनाइएगा, क्रियाविधि के पहले फिगर बनाइएगा। कितने लोग मेरी ये बात मानते हैं? कितने लोग मेरी ये बात मान जाएंगे? क्रियाविधि के जस्ट पहले ये वाला फिगर बनेगा। कोशिश करिएगा कि हूबहू उतार दीजिएगा फिगर। डन? डन है? पक्का बताएं सब लोग, पक्का बताएं सब लोग। ओके है क्या? बताइए ओके है क्या सब कुछ? डन है? बढ़ जाएं आगे, बढ़ जाएं। जिसको एक्स्ट्रा करना है, जिसको एक्स्ट्रा करना है, उसके लिए मैं कुछ बातें बता देता हूं। वो प्लीज इन क्वेश्चंस को भी ध्यान रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ये क्वेश्चन भी बन जाएं उनसे। सर जैसे पहला क्वेश्चन आप बता दीजिए। एक तो मैंने कहा दर्पण सूत्र, नोट कर लेना। 5 ये बनाने के बाद आपको और क्या कर लेना चाहिए मेरी ओर से? दर्पण सूत्र, विद्युत जनित्र, विद्युत जनित्र, और इसे ही हम लोग किस और नाम से जानते हैं? डायनेमो के नाम से जानते हैं। डायनेमो भी आपको कर लेना है, विद्युत जनित्र, डायनेमो कर लेना है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, ये भी आपको कर लेना है। समांतर क्रम संयोजन भी आपको कर लेना है। इसके बाद एक क्वेश्चन और दिमाग में रखिएगा मेरी ओर से, ओजोन का बनना, इसके कार्य, इसके कार्य, एक क्वेश्चन ये कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट और रहेंगे। इन 5 को बनाने के बाद ये कर लीजिएगा। ठीक है, डन। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत नहीं है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पढ़ने का जरूरत। हाँ, एक और सॉरी, एक और, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या है? क्या है? कारण एवं निवारण। दृष्टि दोष क्या है? कारण एवं निवारण। एक क्वेश्चन ये। तो टोटल 5 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिया, 5 क्वेश्चन ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बस इससे बाहर आपको एक भी फिजिक्स के लॉन्ग के लिए सवाल पढ़ने का जरूरत नहीं है। इसका फोटो खींचना हो तो खींच लीजिए आप लोग, इसका फोटो खींचना हो तो खींच लीजिएगा। इसमें मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां आप लोग समांतर क्रम संयोजन करिएगा उसका मतलब यही वाला सूत्र सिद्ध करना है, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये वाला सूत्र आप लोगों को सिद्ध करना है। ठीक है, नहीं लेंस सूत्र मत करिएगा। बहुत ज्यादा ज्ञानी अगर बनना है, बहुत ज्यादा आपको पास टाइम है तो कर सकते हैं, उसमें मैं मना नहीं कर रहा हूं, कर लीजिएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप 10 साल के पेपर को उठा लो तो शायद 1 या 2 बार लेंस सूत्र आया है, शायद मैं ऐसा समझता हूं, है ना। लेंस सूत्र को करना होगा तो कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लेकिन जो मैंने कहा कि इस 10 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना रहेगा, डेफिनेटली मिलेगा। प्रयास तो मेरा यही रहा है कि उन्हीं 5 में से आपको मिल जाए, है ना। डन, थैंक यू। तो ये रही आज की आप लोगों की क्लास। मिलेंगे एक अगले सेशन में केमिस्ट्री के 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू, गुड नाइट, लव यू ऑल,
बाय बाय। जनरेटर को छोड़िएगा ना, या तो आपको वो पूछा जाएगा उसमें मोटर, विद्युत मोटर, नहीं तो जनरेटर, है ना, या तो मोटर या तो जनरेटर। विद्युत मोटर की मैंने एक पर्सनल क्लास लगभग 40 मिनट की ली है, उसमें मैंने बाकायदा मोटर को एक्सप्लेन किया हूं, ठीक है, तो उसको कर लीजिएगा। हाँ बिल्कुल, चलिए तो ये रही आज की क्लास। हाँ बिल्कुल, अब देखो तैयार करना है तो बायोगैस संयंत्र एक तैयार करने लायक क्वेश्चन और बन जाता है। बायोगैस संयंत्र भी कई बार आया है ना, बच्चे बता रहे हैं बायोगैस संयंत्र भी कई बार आया है, लेकिन जो मैंने कराए उसमें से एक क्वेश्चन लड़ना डेफिनेटली है। तो ये रहा भैया आज का आपका सेगमेंट। एक बार बताइएगा जल्दी से, क्या मजा आ गई? क्या आपको लगे कि ये 5 क्वेश्चन एकदम फाड़ू थे, परीक्षा में मतलब झूम मचाने वाले हैं? एकदम मस्त वाली अगर लगी हो तो बताइएगा सब लोग हमें, अगर मस्त वाली लगी हो तो बताइएगा हमें। हाँ, विद्युत जनित्र को मैंने बताया ना बेटा, उस क्लास के लिए रखा है मैंने, जिस दिन फाइनल साइंस लेकर के आऊंगा, जिसमें कंप्लीट के टोटल 5 क्वेश्चन ले आऊंगा, उसमें एक क्वेश्चन विद्युत जनित्र रहेगा। डन, बहुत बढ़िया। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। जय हिंद, नमस्कार, टेक केयर ऑल ऑफ यू। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।